मेरा नाम रमन है। आज मेरी शादी होने जा रही थी और मैं बेहद खुश था, क्योंकि जिससे मेरी शादी होने वाली थी वह मेरी सच्ची मोहब्बत थी। मैंने उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी के सपने देखे थे। बारात निकलने में बस कुछ ही देर बाकी थी और मैं दूल्हे के लिबास में इतना खूबसूरत लग रहा था कि खुद को देखकर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी खुशियों को झकझोर कर रख दिया। मेरे पापा ने शादी की खुशी में कई भिखारियों को बुलाया था ताकि उन्हें दान दे सकें। जब सभी भिखारी लाइन में खड़े थे, तभी एक भिखारी ने पापा से कहा कि उसे मुझसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनकर सभी चौंक गए। वह बोला, अगर आप मुझे बस 2 मिनट के लिए अपने बेटे से अकेले में बात करने दें, तो उसकी आने वाली जिंदगी संभल सकती है। मेरे पापा उस भिखारी की बात सुनकर घबरा गए थे, लेकिन न जाने क्यों उन्होंने उसे मेरे कमरे में आने की अनुमति दे दी। मैं उस वक्त शीशे के सामने खड़ा खुद को निहार रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था कि मैं दूल्हा बनकर कितना अच्छा लग रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे पलटकर देखा, तो एक फटेहाल भिखारी मेरे पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर लंबी दाढ़ी मूंछ थी। वह बिना कुछ बोले मेरे पास आकर मुझे गौर से देखने लगा। मैंने हैरान होकर पूछा, तुम अंदर कैसे आए? क्या तुम्हें बाहर दान नहीं मिला? रुको, मैं अभी पैसे देता हूँ। जैसे ही मैंने जेब में हाथ डाला, उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और गंभीर स्वर में कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने कहा, तो कहो क्या बात है? और फिर उसने जो कुछ कहा वह सुनकर मेरी रूह कांप गई। वो मेरी होने वाली पत्नी के बारे में एक ऐसा सच बता गया जिसे सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था और मेरा दिल कर रहा था कि उसी पल उस भिखारी का गला दबा दूं। लेकिन मैं बस पत्थर की तरह खड़ा रह गया। मैं शोभा से बहुत प्यार करने लगा था और ये प्यार पहली मुलाकात में ही दिल में घर कर गया था। हमारी पहली मुलाकात मेरे एक दोस्त की शादी में हुई थी, जब वह उसकी पत्नी के बराबर में बैठी हुई थी। मैं उसे पहली ही नज़र में देखता रह गया था। बाकी लड़कियों की तरह वह हंसी मजाक में शामिल नहीं थी। जब मेरे दोस्त के पास कई लड़के आकर बैठ गए और उसकी पत्नी के साथ मजाक करने लगे, तब शोभा चुपचाप वहां से उठकर चली गई थी। उसकी ये तहजीब और संजीदगी मुझे बहुत भा गई थी। मुझे हमेशा से सादगी और संस्कार पसंद थे और शोभा में ये सब कुछ था। मैं खुद भी ऐसा लड़का था जो किसी की बहन बेटी पर गलत नज़र नहीं डालता और मुझे ऐसे ही जीवनसाथी की तलाश थी। उसी पल मैंने ठान लिया कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। घर लौटते ही मैंने अपनी मम्मी और बहन को उसके बारे में बताया। लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसने मुझे हैरान कर दिया। शोभा मेरे ही घर के ड्राइंग रूम में बैठी थी, चाय पी रही थी। वह लड़की जिससे मैं कल ही शादी करने का सपना देख रहा था, असल में मेरी बहन की नई नई बनी हुई दोस्त निकली। वह पढ़ाई के सिलसिले में मेरी बहन से मिलने हमारे घर आई थी और सबसे अच्छी बात यह थी कि वह अकेली नहीं बल्कि अपनी माँ को भी साथ लाई थी। उसकी माँ मेरी मम्मी से कह रही थी कि वे बहुत शरीफ और सच्चरित्र लोग हैं और उनकी बेटी को पढ़ाई के कुछ काम के लिए मेरी बहन की मदद चाहिए थी, इसलिए वे उसे अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उधर मेरी बहन उसके लिए रसोई में चाय बना रही थी और जब मैंने उससे जाकर बताया कि कल मैं इसी लड़की के बारे में मम्मी से बात कर रहा था, तो वह खुशी से उछल पड़ी। वह बोली, भैया ये लड़की वाकई बहुत अच्छी है, खूबसूरत भी है और संस्कारी भी। कॉलेज में इसकी दोस्ती बस उन्हीं लड़कियों से है जो इज्जतदार परिवारों से हैं। इसने अभी हाल ही में हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया है और इसे पढ़ाई में थोड़ी मदद चाहिए थी, इसलिए मैंने इसे खुद कहा था कि अगर कभी कोई परेशानी हो तो बेहिचक मुझसे कहना। मेरी बहन ने बताया कि इसे अपने नोट्स पूरे करने थे, इसलिए ये हमारे घर आई थी। ये सुनकर मेरा मन और भी प्रफुल्लित हो गया। मैंने तुरंत बहन से कहा कि मम्मी को बताओ ताकि वह इसकी माँ से मेरी शादी की बात कर सके। आज इस रिश्ते की बात नहीं हो सकी थी क्योंकि मम्मी ने साफ कहा कि पहली बार कोई हमारे घर आया हो तो ऐसे में तुरंत रिश्ता की बात करना ठीक नहीं होता। उनका मानना था कि मेहमानों से पहली ही मुलाकात में इस तरह की गंभीर बात करना अच्छा नहीं माना जाता, इससे किसी को बुरा भी लग सकता है। मम्मी की बात सुनकर मेरी बेचैनी थोड़ी कम हुई क्योंकि मैं अंदर से बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया था। बाद में मम्मी ने इस बारे में पापा से भी बात की और खुशी की बात यह थी कि पापा को भी मेरी पसंद पर कोई आपत्ति नहीं थी। हमारे पड़ोस में वर्मा अंकल की फैमिली रहती थी, जिनके 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। 2 बेटियों और एक बेटे की शादी हो चुकी थी, जबकि एक बेटा और एक बेटी अविवाहित थे। मेरी मम्मी को वर्मा अंकल की बेटी अवनी बहुत पसंद थी। वह अक्सर हमारे घर आती जाती थी और मम्मी के सामने अक्सर यही बात कहती थी कि वह अवनी को अपनी बहू बनाना चाहती है। लेकिन मेरी बहन को अवनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी।
वह मम्मी से इस बात पर बहस तक कर लेती थी और साफ कहती थी कि उसे अवनी को अपनी भाभी नहीं बनाना। मुझे भी अवनी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि अब मेरा दिल पूरी तरह से शोभा पर आ गया था और मैं हर हाल में उसी से शादी करना चाहता था। मैंने मम्मी से साफ कह दिया था कि वे जल्द से जल्द शोभा के घर जाकर मेरे रिश्ते की बात करें। कुछ दिनों बाद मम्मी पापा शोभा के घर गए और मेरे लिए उसका हाथ मांग लिया। शोभा के घर वालों को भी हमारे रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था, और जब हमारा रिश्ता पक्का हो गया तो मैं बहुत खुश हो गया। अब मैं शोभा से धीरे धीरे बातचीत करने लगा था। वह मुझसे बात करते हुए बहुत शर्माती थी, लेकिन उस झिझक को तोड़ने में मेरी बहन ने मेरी काफ़ी मदद की। घर वालों ने हमारी एंगेजमेंट का फैसला किया और एक छोटा सा समारोह रखा गया, जिसमें हमारे कुछ रिश्तेदार, पड़ोसी और मेरे करीबी दोस्त शामिल हुए। मम्मी ने पड़ोसियों को भी न्योता भेजा था, और इस तरह शोभा और मेरी सगाई बड़े ही सादगीपूर्ण और खुशी के माहौल में पूरी हो गई। मैं बेहद खुश था कि मेरी पसंद और मेरा सपना साकार हो गया था। सगाई के कुछ दिन बाद ही शादी की तारीख भी तय हो गई। हालांकि शोभा अभी अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी और उसके घरवाले इतनी जल्दी शादी के लिए थोड़े हिचकिचा रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि शादी के बाद भी वह अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है और मैं हर कदम पर उसका साथ दूंगा। ये बात शोभा और उसके परिवार को बहुत पसंद आई और आखिरकार हमारी शादी की तारीख एंगेजमेंट के 2 महीने बाद तय कर दी गई। अब मेरी और शोभा की बातें रोज फोन पर होने लगी थीं। हालांकि वह बात करते वक्त बहुत शर्माती थी, लेकिन जब मैं उसे समझाता कि अब हम दोनों की शादी होने जा रही है, एक पवित्र रिश्ते में बंधने वाले हैं, तो तुम्हें मुझसे संकोच करने की कोई जरूरत नहीं, तब वह थोड़ी सहज हो जाती थी। इसी तरह कई दिन बीत गए और धीरे धीरे वह घड़ी भी नजदीक आ गई जिसका हम दोनों को बेसब्री से इंतजार था, हमारी शादी का समय। इस बीच अवनी, जो पहले लगभग रोज हमारे घर आया करती थी, अब अचानक ही आने से कतराने लगी थी। जैसे जैसे शादी का दिन पास आ रहा था, उसका हमारे घर आना बंद हो गया था। मेरी मम्मी को ये बात खल रही थी क्योंकि वह अवनी को बहुत पसंद करती थी। अवनी भी मम्मी को इम्प्रेस करने के लिए घर के कई कामों में हाथ बटाया करती थी, लेकिन मेरी बहन को उसका आना कभी रास नहीं आया। अवनी कभी कभी मुझसे भी बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं शुरू से ही लड़कियों से दूरी बनाकर रखने वाला इंसान था, इसलिए उससे हमेशा दूरी बनाए रखी। अब फाइनली मेरी शादी का दिन आ गया था। घर में चारों तरफ खुशी का माहौल था। शोभा के घर बारात ले जाने में अब सिर्फ आधे घंटे का वक्त रह गया था और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मैं दूल्हा बनकर शीशे के सामने खड़ा था, खुद को निहार रहा था और सोच रहा था कि आज के बाद मेरा ये कमरा खाली नहीं रहेगा। बहुत जल्द मेरी पत्नी इस कमरे में कदम रखेगी और इस घर को अपनी मौजूदगी से रोशन कर देगी। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो वहां वही भिखारी खड़ा था। मैं उसे पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाल ही रहा था कि वह अचानक बोला, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने थोड़ा चौंक कर पूछा, क्या बात है? वह बोला, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं भी जल्दी में हूँ, लेकिन जो कहने आया हूँ वो तुम्हारे भले के लिए है। मैंने उसे गौर से देखा। वह गंदे पुराने कपड़ों में लिपटा, उलझे बालों और बिखरी दाढ़ी के साथ एक अजीब सा व्यक्ति लग रहा था। फिर वह बोला, तुम यह शादी मत करो वरना बहुत पछताओगे। उसकी यह बात सुनकर मेरा माथा ठनक गया। मैंने उसे घूरते हुए कहा, तुम कौन होते हो मुझे सलाह देने वाले? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो साफ कहो, अगर जरूरत हो तो मैं और पैसे दे दूंगा, मगर बकवास मत करो। लेकिन वह शांत स्वर में बोला, मैं ये बात तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, फिर भी तुम मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हो। मैंने उससे गंभीर होकर पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम जानते हो कि मेरी होने वाली पत्नी कौन है? उसने बिना झिझके जवाब दिया, हाँ, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। दरअसल वो लड़की कैरेक्टर की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसकी यह बात सुनकर मेरा माथा घूम गया। वह आगे बोला, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो तुम शादी करके देख लो, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहता हूँ ताकि बाद में तुम्हें पछताना न पड़े। मेरी यही कोशिश है कि तुम्हारी आंखें शादी से पहले ही खुल जाएं। ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाए और फिर तुम सिर्फ हाथ मलते रहो। उसके शब्दों ने जैसे मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी वह बोला, शादी के बाद जब तुम अपनी पत्नी की हरकतें देखोगे तब तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि मैं तुमसे क्या कह रहा था। उसकी बातें अब मेरे दिमाग में घूमने लगी थी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाता, अचानक मेरे पापा कमरे में आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, शुभ मुहूर्त निकल गया है, जल्दी चलो। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया और वह भिखारी चुपचाप कमरे से निकल गया।
मैं बस उसे जाते हुए देखता रह गया। जब मेरे पापा ने मुझसे कहा, मैं जानता हूँ ये लोग कैसे होते हैं, दूल्हे से मोटी रकम वसूलने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। जैसे ही इन्हें पता चलता है कि कौन दूल्हा है, ये कहते हैं कि हमें उससे जरूरी बात करनी है। तो मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं पापा, उसने मुझसे ज्यादा पैसे नहीं मांगे, जितना मैंने दिया उसने चुपचाप ले लिया। पापा ने राहत की सांस ली और बोले, अच्छा है, क्या उसने तुमसे कुछ कहा? मैंने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, बस मुझे ढेर सारी दुआएं दे रहा था। पापा बोले, चलो ये तो अच्छी बात है, अब बारात निकलनी है। इसके बाद हम सब बारात लेकर निकल पड़े। बाहर शहनाइयां बज रही थीं, माहौल खुशियों से भरा था, मगर मेरे मन में उस भिखारी की बातें बार बार घूम रही थीं। फिर भी मैंने उन्हें झटकने की कोशिश की और खुद को शादी के माहौल में डुबो दिया। शादी की सारी रस्में पूरी हो गई और शोभा की विदाई भी हो गई। वह अब मेरी पत्नी बनकर मेरे घर आ चुकी थी। जब उसे दुल्हन बनाकर मेरे कमरे में भेजा गया, तो मेरा दिल मिलने की बेताबी से धड़कने लगा। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ और शोभा को देखा, वह लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी, जिसने मुझे एक पल के लिए बेचैन कर दिया। मैं उसके करीब बिस्तर पर बैठा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया और जैसे किसी डर से कांपने लगी। मैंने घबरा कर पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? मेरी बात सुनकर शोभा अचानक फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसे चुप कराने के लिए उसके पास गया और जब मैंने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, तो वह बुरी तरह सहमने लगी। उसके डर को देखकर मैं खुद विचलित हो गया और इससे पहले कि मैं कुछ और समझ पाता, वह अचानक बेहोश हो गई। उसका यूं बेसुध हो जाना मुझे अंदर तक डरा गया। मैंने तुरंत अपनी मम्मी को आवाज दी। मम्मी घबराई हुई कमरे में आईं और जब उन्होंने शोभा को बेहोश देखा, तो मुझे डांटते हुए बोली, तुमने ऐसा क्या कर दिया जो ये बेहोश हो गई? मैंने हड़बड़ाकर कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया मम्मी, हम दोनों के बीच अभी तक कोई बात भी नहीं हुई थी। मम्मी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसे आज की रात ऐसे ही सोने दो, सुबह होश में आएगी तो देखते हैं इसकी तबीयत कैसी है। रात भर शोभा यूं ही बेहोश पड़ी रही और मैं करवटें बदलता रहा। मेरा दिमाग बार बार उस भिखारी की कही बातों पर जा रहा था। मुझे उस पर गुस्सा आने लगा था, लेकिन फिर भी मैं सुबह का इंतजार करने लगा ताकि उससे साफ साफ बात कर सकूं। सुबह जब वह होश में आई, तो मैंने उससे पूछा, कल रात तुम्हें क्या हो गया था? परसों तक तो हम ठीक से बात कर रहे थे, तुम बिल्कुल ठीक थी, फिर कल तुमने मुझसे एक शब्द भी क्यों नहीं कहा? मेरा सवाल सुनकर उसके चेहरे का रंग अचानक पीला पड़ गया। उसकी आंखों में डर और घबराहट थी और वह मुझसे ऐसे बचने लगी जैसे मैं कोई अजनबी हूं। मैं हैरान था, आखिर शोभा इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही थी? उसने अब तक मुझसे कोई बात नहीं की थी और मैं थोड़ी देर बाद अपने दोस्तों के साथ बातचीत में व्यस्त हो गया था। जब मैं कमरे में वापस लौटा, तो देखा कि शोभा वहां मौजूद नहीं थी। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन वह कहीं नहीं थी। परेशान होकर मैं कमरे से बाहर निकला और अपनी बहन से पूछा, शोभा कहाँ है? वह बोली, भैया अभी तो वो आपके पीछे पीछे छत पर गई थी। उसने मुझसे कहा कि आप छत पर हैं और आपने उसे वहां बुलाया है। मैं चौंक गया। मैंने कहा, मैं तो छत पर गया ही नहीं, मैं तो बाहर अपने दोस्तों से बात कर रहा था। मेरे मन में शंका घर करने लगी। मैं तेजी से छत की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा, शोभा सामने से नीचे उतरती हुई मिली। मैंने तुरंत पूछा, तुम छत पर क्या कर रही थी? मेरा सवाल सुनकर वह घबरा गई और बोली, घर में बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए थोड़ी देर हवा खाने छत पर चली गई थी। ये कहकर वह बिना मेरी आंखों में देखे जल्दी से कमरे के अंदर चली गई। अब मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ गया था। उसने मेरी बहन से कुछ और कहा और मुझे कुछ और, आखिर क्यों? क्या वह मुझसे कुछ छिपा रही है? जिन खूबियों और सादगी की वजह से मैंने शोभा को चुना था, अब वो सब मुझसे दूर होती जा रही थी। आखिर उसकी ऐसी भी क्या मजबूरी हो सकती है कि वह मुझसे बार बार दूर जा रही है? शादी की पहली रात से ही वह अजीब व्यवहार कर रही है और अब तक वह मुझसे खुलकर कोई बात भी नहीं कर पाई है। एक दिन मेरी मम्मी ने मुझसे सीधा सवाल कर लिया, तुमने शोभा से शादी क्यों की, जब तुम्हें उसके साथ रहना ही नहीं है? तुम दोनों को देखकर लगता ही नहीं कि तुम एक खुशहाल जोड़ा हो। मैं मम्मी को कैसे बताता कि दरअसल मैं उससे दूर नहीं भाग रहा, बल्कि वह खुद मुझसे दूरी बना रही है। मम्मी कहने लगी, वह तो बहुत सीधी सादी लड़की है, जब मैं उससे कुछ पूछती हूँ तो वह कुछ भी जवाब नहीं देती। इसलिए अब तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। मैंने मम्मी को कुछ नहीं बताया, लेकिन अब मेरे सब्र का बांध टूटने लगा था।
मैंने तय कर लिया कि अब मैं शोभा से साफ साफ बात करूंगा। तुम मुझे बताओ कि आखिर मेरे करीब आने पर तुम मुझसे डरती क्यों हो, दूर क्यों हो जाती हो? यह एक बार की बात नहीं थी, बल्कि बार बार ऐसा हो रहा था। इन सब के बीच मैंने एक और अजीब बात नोटिस की। अवनी शोभा से बहुत जल्दी घुल मिल गई थी। वे दोनों हर वक्त साथ रहने लगी थी, जबकि मेरी बहन बार बार शोभा को आगाह करती थी कि वह उस अवनी से दूरी बनाए रखे। मगर शोभा कभी भी अवनी की बात मानने को तैयार ही नहीं होती थी, जबकि मैं साफ देख पा रहा था कि अवनी जैसी लड़की से उसकी इतनी गहरी दोस्ती होना खुद में एक सवाल था। शोभा जैसी शांत, घरेलू और कम बोलने वाली लड़की को अवनी जैसी बिंदास और हर वक्त दूसरों के घरों में घूमने फिरने वाली लड़की के साथ इतना जुड़ जाना बिल्कुल भी उसके स्वभाव के अनुरूप नहीं था। अवनी तो अक्सर लड़कों के साथ भी खुलकर बातचीत करती थी और उसका रहन सहन भी बहुत अलग था। मुझे अब लगने लगा था कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब तो आलम यह हो गया था कि जब भी मैं घर आता और अपनी पत्नी के पास बैठने की कोशिश करता, अवनी हमेशा वहीं बैठी मिलती। और शोभा, वो हर वक्त डरी सहमी सी रहती और उसका सारा ध्यान बस मोबाइल पर ही होता। कई बार जब मैं उसका मोबाइल देखने की कोशिश करता, वह तुरंत घबरा जाती और उसे मुझसे दूर कर लेती। उसके इस व्यवहार ने मेरी बेचैनी को और बढ़ा दिया था। एक दो बार तो मैंने उसे किसी से फोन पर फुसफुसाते हुए बात करते हुए भी सुना था, और जैसे ही मैंने जानने की कोशिश की कि वह किससे बात कर रही है, वह फौरन सतर्क हो जाती थी, जैसे कोई बहुत बड़ा राज छिपा रही हो। अब अवनी मुझसे खुलकर बात करने लगी थी। उसकी बातों में एक अलग ही आकर्षण था, और न जाने क्यों अब वह मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। वह जब भी मुझसे मिलती, मेरे पसंदीदा रंग के कपड़े पहन कर आती, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान और मेकअप सजा रहता था। अवनी जब मुझसे अकेले मिलती तो इधर उधर की बातें करके मेरा दिल बहलाती और उसकी यह अदा अब मुझे भाने लगी थी। इस बीच शोभा का बर्ताव पहले जैसा ही रहा। वह मुझसे अब भी दूरी बनाए रखती थी, मेरे पास बैठने से बचती और अपने मोबाइल में ही खोई रहती थी। उसने कभी यह कोशिश नहीं की कि मेरे करीब आए या मेरा ध्यान रखे। मुझे अब लगने लगा था कि उसके इस व्यवहार के पीछे कोई बड़ा कारण है। क्या वह वाकई मुझसे दूर भाग रही है या किसी और की तरफ झुकी हुई है? एक दिन जब मैं अकेला था, अवनी ने मुझसे एक ऐसी बात कह दी जिससे मेरा दिल और भी उलझ गया। उसने कहा, आखिर शोभा में ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं था? अगर तुम मुझसे शादी करते तो मैं तुम्हें पलकों पर रखती। आज भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जिंदगी में आ सकती हूँ। शोभा को तो जैसे तुम्हारी परवाह ही नहीं है। मुझे तो लगता है उसकी जिंदगी में कोई और है। अवनी की ये बातें मेरे अंदर एक नई हलचल पैदा कर गई थी। अवनी की बातों ने मेरे मन में जो शक का बीज बोया था, वह अब धीरे धीरे शक नहीं बल्कि यकीन बनता जा रहा था। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने शोभा से शादी करके शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। एक ऐसी लड़की से जिसने न तो मेरी कदर की, न मेरा साथ निभाया। सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि वह घर में सबके सामने सीधी और भोली बनकर रहती थी, जिससे मैं किसी से भी अपने दिल की बात नहीं कह सकता था। अब मुझे उसी भिखारी की याद आने लगी जिसने शादी के दिन मुझे आगाह किया था। जब उसे शोभा के बारे में इतनी जानकारी थी, तो यकीनन उसे ये भी मालूम होगा कि वह ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। क्या वह किसी और के संपर्क में है? क्या कोई और उसकी जिंदगी में पहले से मौजूद था? इन सवालों के जवाब अब सिर्फ उस भिखारी के पास हो सकते थे। मैंने अपने कुछ दोस्तों से उसका हुलिया बताकर पता लगाने की कोशिश की कि वह कहाँ मिल सकता है। एक दिन जब मैं शाम को ऑफिस से लौट रहा था, तो जैसे ही मैंने अपने घर के गेट के पास कदम रखा, मेरी नज़र एक अजीब से आदमी पर पड़ी। उसने खुद को एक फटी पुरानी चादर में पूरी तरह से ढक रखा था और उसका चेहरा छुपा हुआ था। वह कुछ इस तरह से घर के आसपास मंडरा रहा था जैसे किसी चीज की टोह ले रहा हो। मैं चौकन्ना हो गया, क्योंकि यह वही हुलिया था जो मैंने उस भिखारी का बताया था। क्या वह वही था? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने अपनी बाइक घर की साइड में खड़ी की और तेजी से उस आदमी की ओर बढ़ा। मैंने उसे आवाज देकर रोका, लेकिन वह रुका नहीं। मैं और तेजी से उसकी ओर लपका और जैसे ही उसका चेहरा देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही भिखारी था जिसने मेरी शादी के दिन मुझे शोभा को लेकर चेतावनी दी थी। इस वक्त वह मेरे घर के अंदर झांक कर क्या देख रहा था? मेरे मन में सवालों की झड़ी लग गई थी। मैंने उसे रोकने की भरपूर कोशिश की, मगर वह फुर्ती से भाग निकला। भागते हुए उसकी चादर मेरे हाथ लग गई थी, लेकिन वह खुद मेरी पकड़ से दूर हो गया। मैं उलझन में भरा हुआ घर के अंदर गया, और जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मैंने देखा कि शोभा के साथ अवनी बैठी हुई थी। मेरी नज़र जैसे ही अवनी के चेहरे पर पड़ी,
उसने मेरी हाथ में पकड़ी हुई चादर को देखकर चौंककर मुझे घूरा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मुझे उसी पल एहसास हो गया कि अवनी इस चादर को पहचानती है, शायद उस भिखारी से उसका कोई संबंध है। बिना कुछ कहे अवनी तुरंत कमरे से उठकर बाहर चली गई। मैंने गहरी नींद से जैसे ही आंखें खोली, शोभा का मोबाइल बार बार बज रहा था। रात का सन्नाटा और मोबाइल की तेज रिंगटोन मेरे कानों में चुभने लगी थी। मैं बिस्तर पर लेटा रहा, ये देखने के लिए कि शोभा क्या करती है। वह घबराई हुई सी उठी और जल्दी से मोबाइल उठाकर बिना कोई आवाज किए कमरे से बाहर निकल गई। अब मेरे सारे शक यकीन में बदल चुके थे। यह कोई सामान्य कॉल नहीं थी। इतनी रात को बार बार आने वाली कॉल, चोरी छिपे बातें, छत पर मोबाइल ले जाना और बिना बताए मायके जाना, ये सब कुछ साफ इशारा कर रहे थे कि वह मुझसे कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है। मैंने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली थी। अब मेरे अंदर उस भिखारी की बातें घूम रही थी और उसकी चेतावनी बिल्कुल सच साबित होती दिख रही थी। मैंने तय कर लिया था कि अब मैं सच्चाई जानकर ही रहूंगा, चाहे जैसे भी हो। और अब जब अवनी हर वक्त मेरा साथ दे रही थी, मेरा ध्यान रख रही थी, तो दिल उसका और भी करीब हो गया था। शोभा की हरकतों ने उसे मेरे दिल से पूरी तरह उतार दिया था और अब मुझे सिर्फ सच जानना था, किसी भी कीमत पर। सुबह होते ही मेरा मन बेचैनी से भरा हुआ था। शोभा रोज की तरह सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी, मगर मैं अब उसके हर हाव भाव को बारीकी से देख रहा था। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप अपनी योजना पर ध्यान दिया। जैसे ही दोपहर हुई, शोभा ने तैयार होना शुरू कर दिया। साफ था कि वह कहीं बाहर जाने वाली थी। मैं पहले से ही सतर्क था। उसने मुझसे कहा कि वह मायके जा रही है, मगर अब मुझे उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं था। उसके निकलते ही मैं थोड़ी देर रुककर चुपचाप उसके पीछे पीछे निकल गया। मैंने उसे दूर से फॉलो करना शुरू किया ताकि उसे शक न हो। वह सीधी पुराने पार्क की तरफ जा रही थी, वही पार्क जहां रात को उसने फोन पर मिलने की बात की थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, हर कदम पर गुस्सा और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं छुपकर पेड़ों की ओर से देखने लगा कि आखिर वह किससे मिलने आई है। थोड़ी ही देर बाद एक अजनबी आदमी वहां आया, लंबा कद, चेहरे पर मास्क और आंखों में अजीब सी बेचैनी। अब मेरी आंखें खून से लाल हो रही थी। मैं बस इंतजार कर रहा था कि शोभा क्या करती है। उस झाड़ियों के पीछे खड़े होकर मैं कांपते हाथों और फटी आंखों से ये सब सुन रहा था। मेरी सांसें थम सी गई थीं। अब तक मैं यही सोचता रहा था कि शोभा बेवफा है, मगर असलियत तो बिल्कुल उल्टी थी। वह लड़का जबरदस्ती उसे ब्लैकमेल कर रहा था और शोभा अपनी शादी और मुझसे अपने रिश्ते को बचाने के लिए उससे लड़ रही थी। उसके आंसुओं की आवाज मेरे दिल को चीर रही थी। मैं खुद पर शर्मिंदा हो रहा था। जिस औरत को मैंने शक की नज़र से देखा, वही औरत मेरे लिए लड़ रही थी, खुद को बचा रही थी। उस लड़के की बातें सुनकर मेरा खून खौल उठा था। अब मुझे यकीन हो गया था कि सारी साजिश उसी की रची हुई थी और शायद अवनी भी उसी के साथ मिली हुई थी। मैं अब और खामोश नहीं रह सकता था। मैं चुपके से अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके झाड़ियों से बाहर निकलने को तैयार हो गया। अब उसे रंगे हाथ पकड़ने का समय आ चुका था। मैंने उसकी सारी बातें सुनकर अपना सिर पकड़ लिया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतनी बड़ी साजिश का शिकार हो गया था। अवनी, जिसे मैंने एक सच्ची दोस्त समझा था, और उसका भाई, जो एक भिखारी बनकर मेरी जिंदगी में जहर घोल रहा था, दोनों ने मिलकर मेरा घर तोड़ने की पूरी कोशिश की थी। मुझे सबसे ज्यादा शर्म इस बात की थी कि मैंने बिना किसी सबूत के अपनी पत्नी पर शक किया, उसे नजरअंदाज किया, उससे दूरी बनाई, जबकि वह हर कदम पर मेरा साथ निभा रही थी, मेरी इज्जत और शादी बचाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने जब अवनी को भी पूछताछ के लिए बुलाया तो वह सारी सच्चाई सामने आने पर फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहां से निकल गया। मैं अब सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, किसी भी रिश्ते की नींव शक पर नहीं, भरोसे पर टिकती है, और मैं उस भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा में हार गया था। कमरे में जाकर मैं फूट फूट कर रो पड़ा। पछतावे ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया था। मैंने जिसे बेवफा समझा, वही मेरी पत्नी सबसे ज्यादा तकलीफें सहकर भी मेरे साथ खड़ी रही। मैंने शोभा पर भरोसा नहीं किया, उससे समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि दूसरों की चालों में आकर उसे ही गलत मान बैठा। मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। थोड़ी देर बाद शोभा कमरे में आई। उसकी आंखें लाल थीं, शायद वो भी रोई थी, मगर उसका चेहरा शांत था। मैं उसके सामने जाकर घुटनों पर बैठ गया और कहा, मुझे माफ कर दो शोभा, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचाई। वह चुपचाप मेरी तरफ देखती रही और फिर उसने मेरा सिर अपनी गोद में रख लिया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार वही होता है जो माफ कर सके, जो टूटकर भी जुड़ सके।
उस रात मैंने तय कर लिया कि अब मैं अपनी पत्नी को कभी दुख नहीं दूंगा और हमारे रिश्ते की नींव दोबारा सिर्फ भरोसे पर रखूंगा। मैंने शोभा की पूरी बात ध्यान से सुनी और मेरे दिल में एक तेज टीस उठी पछतावे और शर्म की। मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। शोभा जिस दर्द और डर के साए में जी रही थी, उसका अंदाजा तक मुझे नहीं था। वह खुद अकेले सब सहती रही, सिर्फ इसलिए कि मेरे प्यार और भरोसे को बचाए रख सके। मैंने उसकी आंखों में देखा, जहां अब भी डर झलक रहा था, लेकिन उसमें सच्चाई और प्यार की चमक भी थी। मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा, शोभा, अब और नहीं। अब मैं तुम्हें किसी डर में नहीं जीने दूंगा। जो कुछ हुआ, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। गलती मेरी थी, जो मैं तुम्हें समझ नहीं सका और तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सका। वह बस चुपचाप मेरी तरफ देखती रही, जैसे वर्षों बाद किसी ने उसका दर्द समझा हो। उस पल मैंने ठान लिया कि अब शोभा को उसका हक मिलेगा, प्यार, सम्मान और वह भरोसा जो उसे पहले ही मिल जाना चाहिए था। ये सब कहते हुए मेरी पत्नी फूट फूट कर रो पड़ी थी और मैं उसे दिल से समझा रहा था कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। वह लड़का जेल जा चुका है, उसे उसकी सजा मिल चुकी है और अब मैं हमेशा उसके साथ हूँ। मैंने उसे यकीन दिलाया कि अब मैं किसी की बातों में नहीं आने वाला। धीरे धीरे हमने उस बुरे दौर को पीछे छोड़ दिया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। अवनी और उसके भाई को उनके कर्मों की सजा मिल चुकी थी। मेरे मम्मी पापा ने भी उनके घर जाकर सारी सच्चाई बताई थी। मैं और शोभा अब एक सुकून भरी, खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, जहां प्यार, भरोसा और समझदारी ने हमारे रिश्ते को मजबूत किया है। मैंने सीखा कि जब हम दूसरों की बातों को रिश्तों से ऊपर रख लेते हैं, तो वही लोग हमारे बीच दरार डाल देते हैं। इस अनुभव से मैं हर पति पत्नी को यही सलाह देना चाहता हूं कि रिश्ते में सबसे जरूरी चीज है संवाद और भरोसा। जब कोई गलतफहमी हो, तो दूसरों से नहीं, एक दूसरे से बात करें और उसे सुलझाएं। क्योंकि दुनिया में बहुत लोग हैं जो खुशहाल रिश्ते को देखकर उसमें जहर घोलने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है हमारी सच्ची कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।